मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं हरियाणा की खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया और इस दौरान सरकार ने वेतन भोगियों, पेंशन भोगियों और किसान, महिलाओं, युवा, छात्रों समेत कई वर्गों के लिए बड़े ऐलान किए। सरकार ने इनकम टैक्स के न्यू रेजिम में भी रेट में मामूली बदलाव किए हैं और खास बात यह है कि ये उनकी तारीफ से पेश किया जाने वाला 7वां बजट था। India's economic growth continues to be the shining exception and will remain so in the years ahead. We need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilayein, Yuva and Annadata, the poor, women, youth and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was extended for 5 years, benefiting more than 80 crore people. Administrative actions for approval and implementation of various schemes announced in the interim budget are well underway. The required allocations have been made. Budget theme. Turning attention to the full year and beyond in this budget, we particularly focus on employment, skilling, MSMEs and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period, with a central outlay of 2 lakh crore rupees. I will speak about them shortly, while more details may be seen. चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का सालाना बजट पेश किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस देश को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला बजट बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ की। पीएम ने कहा कि देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र है। लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का एमएसएमई सेक्टर। केंद्रीय बजट को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि बजट को गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला बजट बताया। साथ ही सीएम ने विश्वास जताया कि ये आम जनता विकसित भारत के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट गरीबों, महिलाओं, किसानों व युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को फलीभूत करने वाला बजट है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बजट विकसित भारत के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेगा। मैं यह विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बजट में आने वाले वक्त में कृषि
को अधिक लाभकारी बनाने, अर्थव्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने, औद्योगिक विकास को नई गति देकर अधिकाधिक रोजगार सृजन करने का विजन दिखाई देता है। बजट में फसलों की जलवायु के अनुकूल 32 कृषि और 109 बागवानी किस्मों के लिए कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इससे कृषि प्रधान हरियाणा को बड़ा लाभ होगा। प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को मदद देने का प्रावधान स्वागत योग्य है। प्राकृतिक खेती पर्यावरण के अनुकूल है। इससे बहुमूल्य जल की बचत होती है और आम जनता को शुद्ध भोजन मिलेगा। किसानों की रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता न होने से उत्पादन लागत में भी कमी आएगी। बजट में दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने व इनके भंडारण व विपणन को सुदृढ़ बनाने की घोषणा से हरियाणा में फसल विविधीकरण को अपना रहे किसानों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इस बजट में एमएसएमई और विनिर्माण, विशेषकर श्रम विनिर्माण की ओर विशेष ध्यान देना स्वागत योग्य कदम है। एमएसएमई के क्षेत्र में विकास के लिए विभिन्न ऋण गारंटी योजनाएं और मुद्रा लोन को 10 लाख से 20 लाख करना छोटे उद्यमियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। बजट में रोजगार से संबंधित 3 नई योजनाओं को घोषणाओं से देश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पहली बार रोजगार पाने वाले नवनियुक्त युवाओं को ईपीएफओ के जरिए 1 महीने के वेतन अधिकतम 15,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र में नवनियुक्त युवाओं और रोजगार देने वालों को ईपीएफओ में अंशदान के लिए प्रोत्साहित करना स्वागत योग्य है। सरकार बजट में नियोक्ताओं को ईपीएफओ को अंशदान के लिए 2 वर्ष तक 3,000 प्रति माह की प्रतिपूर्ति करेगी। गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना का इस बजट में विशेष बढ़ावा देने की बात कही गई है। यह हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। हमने इस योजना को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार की 60,000 रुपए की सब्सिडी के अतिरिक्त 40,000 रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार को दिए जाने का प्रावधान किया है। कुल मिलाकर यह बजट समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला और राष्ट्र को विकास की नई बुलंदियों पर ले जाने वाला साबित होगा। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को यह बजट प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि पूरे देश में गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस बजट में 3 करोड़ नए स्वरूप में घर बनाने का निर्णय भी वो स्वागत योग्य है, जिससे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि हर सर के ऊपर छत देने का काम हमारी सरकार करेगी। उन गरीब लोगों को इस बजट के माध्यम से वो मकान बना करके देने का कार्य भी पूर्ण होगा। मैं इसके लिए आदरणीय निर्मला सीतारमण जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये बजट इस देश के विकास में और गति से आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। हर वर्ग की अपेक्षाओं के ऊपर, चाहे किसान है, गरीब है, युवा है, व्यापारी है, हर वर्ग की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने वाला ये बजट है। मैं इसकी पूरी प्रशंसा करता हूं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार के बजट पर हरियाणा बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में भविष्य का विकास और देश की मजबूती पर काम हुआ है। जनधन योजना के तहत खाते खोले गए हैं, शौचालयों की सौगात से महिलाओं का सम्मान हुआ और केरोसिन मुक्त देश हुआ और उज्ज्वलता योजना शुरू की गई। हर व्यक्ति के सर पर छत के तहत देश में गरीबों को मकान दिए गए और इसके साथ ही डॉक्टर सतीश पुनिया ने कहा कि जीएसटी के माध्यम से आर्थिक उन्नति और साथ ही तरक्की की गई है और उन्होंने कहा कि इस बार का बजट भी महिलाओं और युवाओं समेत सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज मोदी सरकार का लगातार ये बजट
जो एनडीए के रूप में इस बार प्रस्तुत हुआ है, हालांकि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एनडीए की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने खासतौर पर जिस बात के लिए पहचान बनी पिछले 10 वर्षों में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वें बार बजट पेश किया। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्रीय वार्षिक बजट से देश और प्रदेश के व्यापारियों को निराशा हाथ लगे। केंद्रीय बजट में ना ही सिर्फ जीएसटी की दरों में किसी प्रकार की छूट दी गई और न ही व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई छूट दी गई है। केंद्रीय वार्षिक बजट के अंदर देश व प्रदेश के व्यापारी व उद्योगपतियों को पूरी तरह से निराशा हाथ लगी है। व्यापारियों को किसी प्रकार की जीएसटी में और अदर टैक्सों में कोई छूट नहीं दी गई। यहां तक के लिए किसान व युवाओं के लिए भी इस बजट में कुछ भी नहीं मिला। यहां तक कि बजट पेश करते ही आज जो बाजार के अंदर जो शेयर मार्केट है पूरी तरह से ओदे मुंह गिरा है। यहां तक कि हमें उम्मीद थी कि जीएसटी जो सरकार ने बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ाया हुआ है जीएसटी के तहत, उसमें कुछ रियायतें देंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अभी से जनसंपर्क अभियान में जुट चुके हैं और लगातार गांव-गांव, शहर-शहर और घर-घर जाकर ग्रामीण और युवाओं को प्रदेश सरकार की चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत करा रहे हैं। और इसी कड़ी में पलवल के नाज सिनेमा मोहल्ले में और धूलागढ़ गांव में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव गौरव गौतम का ग्रामीणों और छत्तीस बिरादरी के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गौरव गौतम ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, जिनका अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति लाभ उठा रहा है। उन सब मतदाताओं का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, अपने दोस्तों का, भाइयों का, उनके बीच में जाकर उनका आभार करना, उनका धन्यवाद करना और आगे भी आपका आशीर्वाद ऐसे बना रहे। हमने प्रयास किया है कि हम जन जन तक जाने का प्रयास करेंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे, उनका धन्यवाद। ये तस्वीरें पलवल से हैं, जहां पर स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से उनका स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया और साथ ही तस्वीरें पलवल की हैं, जहां पर स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में कावड़ मार्ग पर स्थित खाद्य पदार्थों के दुकानों पर मालिकों के नाम लिखे जाने के बाद अब हरियाणा के रादौर में भी हिंदू संघर्ष समिति ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 का हवाला देते हुए शहर में भी स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों, सौंदर्य प्रसाधन और साथ ही ब्यूटी पार्लर के मालिकों समेत वहां काम करने वाले कर्मचारियों के नाम दुकानों पर अंकित किए जाने की मांग की। आज इस संबंध में ज्ञापन समिति सदस्यों ने सीएम के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। आज हिंदू संघर्ष समिति की तरफ से ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि इसमें ये मांग रखी कि जितने भी ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, खाद्य सुरक्षा कानून 2006, उसके अनुसार जितनी भी खाद्य सामग्री की जो दुकानें हैं, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, उन सभी को अपने नाम और अपने जो कर्मचारी हैं उनके नाम पूरी तरह से अंकित हों। और साथ ही अभी अगर जो अपने हमारा जो ये जो कावड़ यात्रा चल रही है, इसमें इसकी सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत जरूरी है ताकि सामाजिक सद्भाव और सामाजिक भाईचारा जो है ना वो खराब ना हो। इसी नाते आज हमने ये
धर्म नगरी कुरुक्षेत्र, जो कि पूरे विश्व में श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश और साथ ही महाभारत के युद्ध के लिए जानी जाती है, सावन के पहले सोमवार के मौके पर कुरुक्षेत्र में महाकंडेश्वर महादेव मंदिर, दुखभंजन महादेव मंदिर और साथ ही कालेश्वर मंदिर समेत तमाम देवालयों में सारा दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और साथ ही लोगों के बड़ी संख्या में पहुंचकर श्रद्धा भाव से अभिषेक किया। जी पंडित जी, क्या कहना चाहेंगे? आज सावन का पहला सोमवार है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सावन का महीना जो है सनातन धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का विशेष महीना होता है और इसमें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार से जो है भगवान की उपासना की जाती है। और कालेश्वर महादेव मंदिर जो यह भारत का ऐसा मंदिर है जहाँ नंदीश्वर नहीं है और यह ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा के द्वारा जो है संचालित है। यहाँ भगवान मार्कंडे जी के नदी के किनारे मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर ठसका मीराजी में हर साल की भांति इस साल भी जो खास पर्व आया कि आज श्रावण सोमवार से शुरू हुआ है, तो इसमें 4 सोमवार आ रहे हैं, भी एक विशेष है। और कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। शिव भक्त कांवड़िए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से कांवड़ लेने हरिद्वार एवं नीलकंठ पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसे कांवड़िए भी हैं जो वापस लौटना शुरू हो चुके हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर यमुनानगर जिला पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और यमुनानगर जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश के साथ लगता है और साथ ही जिसको लेकर यहां विशेष चौकसी बरती जा रही है। हमारे प्रधान जी श्री रामलाल जी रत्ता, जो उनकी अध्यक्षता में हम लोग पिछले 30 सालों से शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हजारों कावड़ी हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने कावड़ यात्रा को बिल्कुल अच्छे ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस के द्वारा जिला प्रशासन के साथ में समन्वय बनाते हुए माकूल और प्रभावी इंतजाम किए गए हैं। हमने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि हमारे जितने भी कावड़ यात्रा की कार्रवाई है वो बिल्कुल निर्बाध ढंग से शांतिपूर्ण माहौल में और एक अच्छे माहौल में संपन्न हो। जिला आशीष हो रहा है, ये 30वां विशाल शिव कावड़ संघ है जो हमारे राम जी ने, हमारे प्रधान जी ने शुरू किया। वो इतना अच्छी तरह से चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।